Good morning everyone. Today we will start another cell organelle, that is your mitochondria. Okay. The mitochondria is a double membrane bound cell organelle. ठीक है, ये क्या है आपका? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है. कौन सा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक, तो देखेंगे उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेंगे फर्स्ट, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर फंक्शन दो बाद में देखेंगे. ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये वाला क्या हुआ आपका, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. मीन्स इट इज कवर्ड विथ टू मेम्ब्रेन्स लाइक योर न्यूक्लियस. वन इज योर आउटर मेम्ब्रेन एंड अनदर इज योर इनर मेम्ब्रेन. देन mitochondria is responsible for aerobic respiration. Okay, aerobic respiration means the respiration when it happens in presence of oxygen, it is called your aerobic respiration. If it occurs in absence of oxygen, then it is called anaerobic respiration. ठीक है, but in case of mitochondria it carry out aerobic respiration, that is in presence of oxygen. Then the mitochondria is called the powerhouse of a cell. Powerhouse of a cell means it synthesizes and stores energy or power. That's why it is called the powerhouse of a cell. And whenever the power or energy is required by the cell in any part, then it is provided by your mitochondria. That's why it is called the powerhouse of a cell. ठीक है, ये वाला हो गया. क्या हुआ? Powerhouse of a cell. Then it carry out aerobic respiration. Then it is a double membrane bound cell organelle having two membranes, one outer and another is inner. ये वाला हो गया. तो अभी देखेंगे ऑकरेंस, मतलब वो कहाँ पर होता है. ऑकरेंस देखो, द माइटोकॉन्ड्रिया इज जनरली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स. मतलब आपका जितने सारे यूकैरियोटिक सेल्स जो है, यूकैरियोटिक सेल्स, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है जनरली. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज रिप्लेस्ड विथ, याद करो थोड़ा, मेसोजोम जो था, मेसोजोम. इन यूकैरियोट्स इट इज कॉमन, बट इन प्रोकैरियोट्स इट इज रिप्लेस्ड बाय मेसोजोम. एंड देयर आर सर्टेन यूकैरियोटिक सेल्स व्हिच डज नॉट कंटेन एनी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक योर आरबीसी. याद करो थोड़ा, ये जो आपका न्यूक्लियस जो था वो वाला आपका नहीं था, आरबीसी में नहीं था. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आरबीसी जो है, आरबीसी में भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. और ये वाला आपका यूकैरियोटिक सेल भी है, मतलब एक्सेप्शन है ये वाला आरबीसी. सभी यूकैरियोटिक सेल में होगा, मींस प्लांट एंड एनिमल्स. बट इन सर्टेन यूकैरियोट्स, दैट इज इन आरबीसी, इट इज एब्सेंट, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, दैट इज योर आरबीसी एनिमल्स. ठीक है, ये वाला हो गया क्या उसका ऑकरेंस. तो अभी अगर देखोगे आपका प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, उसके बदले आपका मेसोजोम है. ठीक, अभी देखेंगे उसका शेप एंड साइज कैसे होता है एक्चुअली. ऑकरेंस, शेप, साइज, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका नंबर भी और एक है. शेप साइज देखो, शेप एंड साइज वो क्या कहता है, इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया द शेप एंड साइज ऑफ द सेल वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल. मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक उसका जो शेप जो है और साइज जो है वो वाला आपका वेरी करता है. ठीक है, किसका? आपका माइटोकॉन्ड्रिया का. क्यों वेरी करता है? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन, मीन्स the size and shape of the mitochondria varies greatly in cell to cell, and that depends upon the metabolic activity of that सेल. मतलब दो सेल है, सपोज मेरे पास दो सेल है,
दो सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी और मेटाबॉलिक रेट जो है वो तो सेम नहीं होगा कभी भी, मतलब डिफर करेगा वो। अगर डिफर करता है तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का उसका शेप साइज जो होता है वो वाला ही आपका वेरी करता है। अगर हम शेप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, किस तरह का शेप उसका हो सकता है, एक हो सकता है यहाँ का स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप का, ठीक है, नहीं तो डिस्कॉइडल शेप भी हो सकता है, नहीं तो आपका ग्रानुलर शेप भी हो सकता है। ये सब शेप आपका हो सकता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेल टाइप। मतलब जिस तरह का आपका सेल है उसी के हिसाब से आपका डिपेंड करेगा कौन सा सेल टाइप, उसका डिपेंड करेगा, सॉरी उसका सेल का जो टाइप है ये वाला डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। देन साइज, अगर आप साइज देखोगे, साइज माइटोकॉन्ड्रिया का नॉर्मल साइज और उसका रेगुलर साइज जो होता है जनरली इट इज 2 to 6 माइक्रोमीटर, ठीक है, एंड 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मतलब उसका ओवरऑल साइज जो होता है वो वाला कितना होगा 2 to 6 माइक्रोमीटर, और उसका डायमीटर जो होगा वो वाला कितना होगा 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। ये वाला किसका है आपका शेप एंड साइज। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसका नंबर देखेंगे। नंबर मतलब क्या है, मतलब किस सेल में और कौन सा टाइप का सेल में कितना होता है एक्चुअली, वो उसका नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस जो था, याद करो थोड़ा, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, ये वाला था, ये भी वही सेम है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका नंबर भी वेरी करता है सेल टू सेल। क्यों, क्योंकि जिस सेल में आपका एनर्जी प्रोड्यूसिंग ज़्यादा होगा, जिस सेल आपका एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में क्या मिलता है आपको एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये होगा। तो यहाँ पर क्या होता है नंबर में क्या होता है, नहीं लिख रहा हूँ सिर्फ बोल देता हूँ, देखो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया varies from cell to cell within the same organism because देखो कैसे होता है, बिकॉज नहीं तो क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, जिस सेल के पास आपका एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो वाला ज़्यादा होगा, और जिस सेल आपका एनर्जी कम प्रोड्यूस करता है तो उसके पास कम होगा। तो उसको आप ये बोल सकते हो द एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल्स, इन एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल्स द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज, ठीक है। कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, द सेल व्हिच प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी contains more mitochondria and the cell which produces less energy contains less mitochondria, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और जो सेल आपका ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो उसके पास क्या होगा, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस कर पाएगा और स्टोर भी कर पाएगा, ठीक। और जो सेल आपका कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसके पास कम माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए क्योंकि उसके पास कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये वाला है उसका नंबर। तो उसके बाद चलेंगे आपका क्या, ये मतलब आपका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है एक्चुअली उसके स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ से आ जाता है आपका ओरिजिनल कंटेंट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। देखो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, if a mitochondria is under the electron microscope, ठीक है, if a mitochondria is under the electron microscope it is seen that it is covered with two membranes, ठीक है। अगर आप एक काम किए, एक माइटोकॉन्ड्रिया को ले आए, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर आप मतलब क्या देख रहे हो अभी, तो आपको क्या दिखेगा, मतलब वहां पर आपको दो मेम्ब्रेन दिखेगा, दो मेम्ब्रेन, वन इज योर आउटर मेम्ब्रेन एंड अनदर इज योर
inner membrane, one is your outer membrane, and second is your inner membrane. And both membranes of mitochondria composed of lipid and protein. ठीक है, तो दोनों मेम्ब्रेन का जो कॉम्पोजिशन जो है वो वाला क्या है आपका, लिपिड एंड प्रोटीन। और मजे की बात यही है कि बोथ मेम्ब्रेन्स दैट इज इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स सेम प्रोपोर्शन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन मीन्स अगर इसके पास 40% लिपिड होगा आउटर के पास, तो इसके पास भी वही 40% लिपिड ही है। अगर इसके पास 50% लिपिड है तो इसके पास 50% ही है। मतलब सेम प्रोपोर्शन का और सेम परसेंटेज का आपका लिपिड एंड प्रोटीन कंटेंट होता है किसमें, आपका आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये वाला हो जाए। ठीक है, अगर दो मेम्ब्रेन है तो अभी सोचो, सपोज दिस इज योर वन मेम्ब्रेन एंड दिस इज अनदर मेम्ब्रेन। सपोज दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन both membranes are composed of lipid and protein and constituting the same proportion of the same lipid and protein। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, तो एक आउटर आ गया और एक इनर आ गया, तो उसके बीच में कुछ तो गैप होगा। जैसे क्या हमारा था कहाँ पर, न्यूक्लियस में जैसे था, तो यहाँ पर भी वही सेम है, गैप है और स्पेस है। द गैप और स्पेस which is present between inner and outer membrane of mitochondria is called your intermembrane space or perimitochondrial space। याद करो थोड़ा न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस में वो वाला जो गैप था और स्पेस था आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, वो वाला क्या था, वही सेम इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और उसको और क्या नाम दिए थे, पेरीन्यूक्लियर स्पेस नाम दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, उसका बोल सकते हो क्या, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, ये वाला ठीक है। तो अभी देखो और एक कैरेक्टर देखो, मैं फर्स्ट डायग्राम कर देता हूँ, उसके बाद ठीक से देखेंगे। ठीक है, वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ। देखो ये जो आपका डायग्राम जो है, यहाँ पर दो मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन है। दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अभी देखो ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं। यहाँ पर हम अगर देखेंगे, ठीक से देखेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलता है, द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम वन एंड एंड एंड्स एट द सेम। मतलब जहां से वो शुरू हुआ, सपोज यहीं से शुरू हुआ तो यहीं से आकर वो खत्म हुआ यहीं पे। ठीक है, सो दिस आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस इन नेचर, कंटिन्यूअस, बट इन केस ऑफ इनर मेम्ब्रेन देखो इसको देखो, ये वाला है क्या आपका इनर मेम्ब्रेन। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड मेनी टाइम्स within this mitochondria। ठीक है, the outer membrane is continuous in nature, but the inner membrane is folded many times, and this folded structure of the inner membrane is called your cristae। याद रखना ठीक से, क्वेश्चन आता है। the folded structure of mitochondria, folded structure of inner membrane of mitochondria is called your cristae। ठीक है, and this cristae surrounds the cytoplasm like matrix, cytoplasm like phase of mitochondria। मतलब ये जो क्रिस्टी जो है, और क्रिस्टा भी उसको बोल सकते हो, क्रिस्टा और क्रिस्टी, ये क्या करता है आपका कुछ जैसे कि सेल में आपका साइटोप्लाज्म होता है, और जैसे कि न्यूक्लियस में आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वैसे आपका यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका कुछ ग्राउंड मैट्रिक्स को ये मतलब कवर करके रखता है। कौन सा आपका क्रिस्टी जो होता है,
क्रिस्टी मीन्स आपका इनर मेम्ब्रेन, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड योर मैट्रिक्स, ये वाला, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर, द मैट्रिक्स contains some circular DNA, ये वाला है, ये वाला है आपका क्या, सर्कुलर डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला है, ये वाला थोड़ा देखो, ये जो मतलब जो आपका क्रिस्टी जो है और आपका इनर मेम्ब्रेन जो है और मैट्रिक्स के बीच में आपका होता है क्या, कुछ आपका होता है सर्कुलर डीएनए, कुछ होता है सर्कुलर डीएनए, एंड दिस सर्कुलर डीएनए आर कॉल्ड योर एमटी डीएनए, एमटी, ये वाला थोड़ा देखो, एमटी मींस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। एंड दिस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग इन नेचर, मींस दिस एमटी डीएनए आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, सेल्फ रिप्लिकेटिंग मीन्स, सेल्फ मीन्स खुद का, सेल्फ रिप्लिकेशन मीन्स उसका खुद का कॉपी बनाना और खुद का एक जेरॉक्स कॉपी बनाना। तो ये वाला जो डीएनए है, सर्कुलर डीएनए और एमटी डीएनए जो है, ये क्या कर पाएगा, आपका खुद का एक मतलब क्या बहुत सारा कॉपी वो बना पाएगा, ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर ऑफ एमटी डीएनए, और एमटी मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और क्या क्या है देखो, देखो यहाँ पर क्या होता है, within this matrix there are some ribosomes, राइबोसोम मतलब ये जो आपका मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स के अंदर आपका कुछ राइबोसोम भी होता है। अगर उसके पास राइबोसोम है तो आपको तो पता है राइबोसोम दो टाइप का होता है जनरली, क्या होता है, अगर आपका दो टाइप का होता है तो ये वाला थोड़ा देखो, दो टाइप का आपका हो गया क्या, मतलब क्या हो गया आपका, राइबोसोम हो गया। तो राइबोसोम अगर दो टाइप का है, क्या क्या है थोड़ा याद करो, एक होता है क्या आपका 70S और दूसरा होता है क्या आपका 80S होता है। तो 70S और 80S जो होता है दोनों तो नहीं हो सकते एक साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो आपका हुआ क्या, मतलब आरएनए जो है, सॉरी आपका राइबोसोम जो है, उसी राइबोसोम में वो जो राइबोसोम है, ये वाला राइबोसोम आपका 70S टाइप का होता है, नॉट 80S टाइप, ठीक है। 70S टाइप का राइबोसोम होता है। आप लोग अभी भी क्वेश्चन कह सकते हो और पूछ सकते हो कि पहले तो हमें पता था कि 70S जो होता है प्रोकैरियोटिक में होता है जनरली, 80S जो होता है वो आपका कहाँ पर होता है, यूकैरियोटिक में होता है। अगर ये वाला प्रोकैरियोटिक में है और वो वाला आपका यूकैरियोटिक में है, तो 70S फिर से कहाँ से आ गया आपका यूकैरियोटिक में, क्योंकि यूकैरियोटिक में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये बात देखो, इन केस ऑफ 70S राइबोसोम, ठीक है, 70S राइबोसोम इज फाउंड जनरली इन योर साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट एंड इन ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोट्स। ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोट्स मीन्स सभी ऑर्गेनेल नहीं है, कुछ ही ऑर्गेनेल में आपका दिखेगा कौन सा 70S का राइबोसोम आपको दिखेगा, कुछ ही ऑर्गेनेल, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेकंड आ गया कि आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें होता है। लेकिन 80S जो मैं बोल रहा था, 80S कहाँ पे होता है, द 80S राइबोसोम इज जनरली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ओनली साइटोप्लाज्म। 80S कहाँ पर हुआ, साइटोप्लाज्म में हुआ। लेकिन ये जो 70S जो है आपका ऑर्गेनेल जो है, ऑर्गेनेलर मैट्रिक्स जो होता है, ऑर्गेनेल का जो मैट्रिक्स होता है, उसी मैट्रिक्स के अंदर आपका होता है 70S राइबोसोम। मतलब सब में नहीं होता है, बहुत सारे ऑर्गेनेल है, सब में नहीं होगा। तो दो आपका ऐसे ऑर्गेनेल है जहां पर आपका 70S राइबोसोम मिलता है, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड इज योर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया आपका 70S राइबोसोम। अगर 70S राइबोसोम हो गया तो अभी देखो ये तो गया क्या आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला हो गया इनर मेम्ब्रेन, दिस इज योर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये वाला हो गया, क्योंकि उसके बीच में जो डिफरेंस मतलब उसका जो गैप है, जो IMS और PMS, दैट इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अभी देखो ये जो क्रिस्टा जो है और क्रिस्टी जो है,
उसका फंक्शन क्या होता है एक्चुअली? द क्रिस्टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर मोर एंजाइमेटिक रिएक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब क्रिस्टी का जो फंक्शन होता है जनरली वो क्या करता है, मतलब वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, किसमें? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। आपका जो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके लिए जो सरफेस एरिया चाहिए, दिस इज प्रोवाइडेड बाय योर क्रिस्टी। ठीक है। और क्या होता है, ये जो क्रिस्टी जो होता है, ये वाला देखो, ये सब क्रिस्टी क्यों फोल्डेड हुआ है सब हर जगह। ये जो क्रिस्टी जो होता है, क्रिस्टी में क्या होता है, वो क्या कर रहा है, द क्रिस्टी कंटेन्स ऑल क्रिस्टी कंटेन्स सम टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स। टेनिस रैकेट कैसे होता है देखो तो, कैसे होगा, और ये वाला आपके हैंडल हो गए, तो कैसे होगा, सम टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दिस टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड योर ऑक्सीजोम, उसको बोल सकते हो ऑक्सीजोम। ठीक है। और इट कैन ऑल्सो बी नोन एज F0 F1 पार्टिकल, उसको F0 F1 पार्टिकल भी कह सकते हो, नहीं तो उसका और एक भी नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग पार्टिकल। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन भी उसको कह सकते हो, F0 F1 पार्टिकल जो है वो भी उसका और एक नाम है, नहीं तो उसको सिंपली आप ये कह सकते हो क्योंकि ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग पार्टिकल है। क्यों उसका नाम ऐसा है? अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग पार्टिकल है और मॉलिक्यूल है, शायद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, तो इसलिए उसका नाम ऐसा है। ठीक है, तो देखेंगे उसका एक्चुअली क्या फंक्शन है ऑक्सीजन का और F0 F1 पार्टिकल का, और ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग पार्टिकल और मॉलिक्यूल क्यों है ऐसा। ठीक है, अगर हम देखेंगे एक F0 F1 पार्टिकल को और ऑक्सीजन को, ये देखो तो कहाँ पर होता है ये, तो F0 F1 पार्टिकल और योर ऑक्सीजन आर प्रेजेंट विद इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मतलब आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कौन सा होगा, ये वाला, और उसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपका क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन जो होता है उसके अंदर ही रहता है, मतलब स्टेबल रहता है वहां पर। ये वाला अगर है तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा देखो, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है किसका, आपका F0 F1 पार्टिकल का और आपका ऑक्सीजन का। ठीक है, देखो वो क्या कह रहा है, जो ऑक्सीजन और F0 F1 पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, मीन्स उसका 3 पार्ट है, उसका 3 पार्ट्स है। वन इज योर बेस, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है उसको बेस बोलते हैं, और ये जो है ये आपका स्टॉक, और एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड योर हेड पोर्शन। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया आपका बेस पोर्शन, ये वाला हो गया स्टॉक, एंड ये वाला हो गया क्या, हेड पोर्शन। और एक मजे की बात देखो, ये जो आपका बेस पोर्शन जो है, द बेस इज अदरवाइज नोन एज F0। ठीक है, बेस का नाम क्या है, बेस को आप F0 कह सकते हो। द हेड पीस इज नोन एज F1, और ये जो स्टॉक है उसका नाम ये समझ नहीं है, मतलब क्या जो बोले थे उसका नाम कुछ नहीं दिए थे। तो ये वाला क्या हो गया आपका F0, ये वाला हो गया क्या आपका F1 पार्टिकल, F0 पोर्शन, एंड ये वाला F1 पोर्शन हो गया, तो इसीलिए उसको क्या बोले, F0 F1 पार्टिकल भी बोले। ठीक है, थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। देखो ये आपका हो गया क्या, F0 F1 पार्टिकल। F0 किसको बोले आप, बेस को, और F1 कौन सा है आपका हेड पार्ट। तो अभी देखेंगे उसका फंक्शन एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है,
अभी देखो इसको यहाँ से मैं एक निकल गया, यहाँ से एक निकल गया, तो उसका स्ट्रक्चर और सेट इस तरह का है। तो ये वाला देखो, ये जो बेस पोर्शन है, दिस बेस पोर्शन इज बॉरीड विद इन द इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर ये कौन सा आपका बेस पोर्शन, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है देखो, ये वाला क्या है आपका स्टॉक पोर्शन, स्टॉक, ठीक है। तो एंड दिस स्टॉक पोर्शन एक्ट एज ए चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन अभी याद करो, आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो था चैनल प्रोटीन और एक था कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन में क्या होगा, एक चैनल की तरह होगा, एक पैसेज और वे की तरह होगा, उसी के बीच में आपका मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, ये वाला हो पाएगा। तो उसी तरह का काम करता है कौन सा आपका स्टॉक, तो इसलिए ये एक चैनल प्रोटीन की तरह काम किया, ठीक है। तो एक वन पार्टिकल जो है उसका काम क्या है, तो ये जो एक वन पार्टिकल जो है दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। याद रखना ये चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा आपका F1 पार्टिकल का। F1 पार्टिकल का फंक्शन यही होता है कि ये वाला आपका क्या करता है, इट सिंथेसाइजेस एटीपी और एनर्जी फ्रॉम द सबस्ट्रेट लाइक एडीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट व्हिच इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो वहां से आपका बन गया क्या, एटीपी बन गया, ठीक है। अभी अगर देखोगे तो ये जो आपका टोटल जो स्ट्रक्चर है F0F1 पार्टिकल, तो आज the F0F1 particle synthesizes ATP, then the F0F1 particle is also known as ATP synthase, इसका और एक नाम आ गया, क्या हो गया, ATP synthase, not synthetase। सिंथेज भी बोल सकते हो, नहीं तो F0F1 पार्टिकल भी बोल सकते हो, नहीं तो ऑक्सीजन बोल सकते हो, ऑक्सीजोम बोल सकते हो, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स, जो भी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। ये वाला हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या क्या मिला, एक मिला क्या, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज योर ऑक्सीजोम। ये वाला हो गया क्या, mtDNA और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, दीज आर सर्कुलर एंड ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग इन नेचर। देन योर 7ds राइबोसोम, ये वाला हो गया। तो ये वाला आपका आ गया क्या, मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स में क्या क्या मिला आपको, 1 2 3। बिसाइड्स दिस 3 कंपोनेंट्स it also contains water, minerals, nucleotides, nucleosides, ions, ये सब उसके अंदर होता है, ठीक है। एंड ऑल रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जितने सारा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, मतलब जो जो एंजाइम आपको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, सभी एंजाइम उसके अंदर ही है, किसमें आपका मैट्रिक्स में। ये वाला है। और एक चीज देखो, ये जो आपका डीएनए जो है, ये वाला मतलब mtDNA और आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। दिस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैन सिंथेसाइज अप टू 31 एंजाइम्स और प्रोटीन्स, 31 एंजाइम्स और प्रोटीन्स। मतलब अगर आप एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखोगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और mtDNA, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 31 एंजाइम और प्रोटीन वो मतलब क्या प्रोड्यूस कर सकता है और सिंथेसिस कर सकता है वो। But for respiration, it requires more than about 200 different types of enzymes and proteins. ठीक है। तो वो 31 एंजाइम प्रोटीन मतलब क्या, वो खुद सिंथेसाइज करेगा क्योंकि उसके पास डीएनए है। डीएनए अगर है उसके पास एंजाइम मतलब क्या जीन है, तो जीन से आपका 31 एंजाइम्स और प्रोटीन्स वो खुद बना लिया, ठीक। बट फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि उसका मेन फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, रेस्पिरेशन। But for respiration, it requires about more than 200 different types of enzymes and proteins. तो कैसे होगा ये, अगर ये उसका मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन, तो उसको क्या करना पड़ेगा। सो द माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर जीनोम। न्यू फॉर्म में आ गया न्यूक्लियर जीनोम। जीनोम मतलब क्या है, सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सेट ऑफ जो क्रोमोसोम है मतलब मीन्स हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, आपका जो एन वाला जो है एन, ये भी 2n मतलब क्या हो गया आपका डिप्लॉइड हो गया,
तो एक वाला जो सेट है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको बोलते हैं कि जीनोम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि उसको चाहिए मोर देन 200, समझ लो कि 200 चाहिए, उसके पास कितना है 31, तो उसको और कितना चाहिए 169 इतना चाहिए। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स द माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या करता है, कुछ फंक्शन ये खुद ही करता है क्योंकि उसके पास प्रोटीन और एंजाइम है, लेकिन बहुत सारे ऐसा कुछ फंक्शन होता है जो खुद नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास एंजाइम और प्रोटीन नहीं होते। तो इसीलिए क्या करता है, न्यूक्लियस के ऊपर वो डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के ऊपर, और न्यूक्लियर जीनोम जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये वाला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी, मतलब और कुछ नहीं चाहिए शायद, इतना ही ठीक रहेगा। और उसका फंक्शन थोड़ा देखो, फंक्शन अगर इसका फंक्शन ठीक से देखोगे तो एक फंक्शन तो मैं लिख दिया हूं, फर्स्ट वाला क्या है, देखो फंक्शन द माइटोकॉन्ड्रिया द रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर respiration. What happens in respiration? Respiration includes oxidation of food particles. ठीक है, oxidation of food particles. As a result, energy, carbon dioxide and water is produced. ये तीनों आपका बाई प्रोडक्ट है, एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों है। तो यहाँ पर किसका होगा ऑक्सीडेशन, फूड पार्टिकल का। द एनर्जी व्हिच इज सिंथेसाइज्ड are in the form of ATP and these are stored in the same form। जो एनर्जी आपका आ गया मतलब प्रोड्यूस हुआ वो आपका ATP फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ, उसी सेम फॉर्म में आपका स्टोर हो जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। सो ATP इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, energy currency of the cell, and mitochondria is called the powerhouse of a cell। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका एनर्जी करेंसी, ये वाला हो गया क्या आपका पावर हाउस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो और एक चीज देखो, द एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस, मतलब जिस प्रोसेस में आपका एटीपी सिंथेसिस होता है जनरली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फो आर वाई फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो फॉस्फोरिलेशन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया द एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं उसको। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज सो कॉल्ड बिकॉज दिस एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, क्या ये वाला मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और जो एक फंक्शन होता है, मतलब ये आपको नहीं आएगा कभी भी शायद, मुझे लगता है, एक प्रोसेस होता है अपोप्टोसिस। इम्पोर्टेंट नहीं है शायद, लेकिन देख लो क्या है एक्चुअली अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस इज प्रोग्राम सेल डेथ। इसको कहते हैं क्या, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मीन्स आपके पास बहुत सारे सेल होता है, ठीक है, बहुत सारे सेल होते हैं। सभी सेल लाइफ टाइम तो मतलब क्या जिंदा नहीं रह सकते, सभी सेल, कोई भी नहीं रहता है। मतलब कुछ ही सेल को, मतलब सभी सेल को एक टाइम लाइन दिया जाता है, मतलब ये सेल तुम इतना बार डिवीजन करोगे उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाओगे, ये वाला है। मतलब वो जो नेचुरल टाइम टेबल जो है और टाइम लाइन जो है सेल का,
फ्रॉम बर्थ थ्रू डेथ जो होता है वो वाला क्या है आपका प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब एक प्रोग्राम फिक्स हो गया। फिक्स हो मतलब इतना बार तुम डिवीजन करोगे उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब डेथ हो जाएगा सेल का। तो वो वाला जो प्रोसेस है आप क्या कह सकते हो उसको अपोप्टोसिस। मीन्स ये एक नेचुरल डेथ ऑफ सेल। और नेचुरली सेल डेथ कैसे होता है, नेचुरल डेथ ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड योर अपोप्टोसिस। ठीक है, अगर अननेचुरल हुआ मतलब नेचुरल डेथ सपोज ये वाला हो गया, मतलब मुझे अभी 31 और 32 है, मेरा एज अभी हो जाएगा 98। ठीक है, मेरा हो गया ओल्ड एज हो गया, ओल्ड एज होने के बाद मेरा डेथ हो गया, ये बना नेचुरल डेथ। ठीक है, नेचुरल डेथ। अगर कोई उसको एज है अभी 30 और 33 उसका एज है, कोई भी वो अभी जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो वाला तो आपका नेचुरल डेथ नहीं हुआ सेल का, क्योंकि वो वाला क्या था नेचुरल डेथ तो नहीं था ना, क्योंकि सेल का एज नहीं हुआ था, वो मरा भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है एज नहीं हुआ है लेकिन सडन डेथ हो गया, and the sudden death or unnatural death of cell is called your apoptosis। देखो क्या कहते हैं उसको, नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस उसको कहते हैं, नेक्रोसिस उसको कहते हैं। और नेक्रोसिस और एक भी टर्म में आपका प्लांट में भी होता है। प्लांट में क्या होता है नेक्रोसिस में, ये बताया एनिमल का नेक्रोसिस सडन डेथ ऑफ सेल और अननेचुरल डेथ ऑफ सेल। अननेचुरल डेथ ऑफ सेल, नेचुरल डेथ दैट इज अपोप्टोसिस। तो ये वाला नेक्रोसिस प्लांट में क्या होता है, मतलब येलोइंग ऑफ लीफ कलर। ठीक है, ये वाला एनिमल में आपका नेक्रोसिस मीन्स सडन डेथ ऑफ सेल और अननेचुरल डेथ ऑफ सेल। ठीक है, थैंक यू, खत्म हो गया।